स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक एंड उर्मिला शर्मा इज हियर। और स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या फिर रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब देखिए, रेवेन्यू वर्ड जो इसमें यूज़ हो रहा है, हमें इसको क्या है, रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना मीन्स इसको पहचान करना कि रेवेन्यू की हमें पहचान कैसे करनी है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमें बताएगा कि जो हमें रेवेन्यू है उसे हमने कैसे पहचानना है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेवेन्यू का मीनिंग क्या है। रेवेन्यू का क्या मीनिंग है? रेवेन्यू हम उस अमाउंट को कहते हैं जो क्या है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिजल्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। यानी कि जब हम बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, और उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिजल्ट से जो हमें रिसीव होती है जो अमाउंट, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू हम कैसे अर्न करते हैं? अगर कोई प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी है तो अपनी गुड्स की सेल वैल्यू होगी, उसको रेवेन्यू बोलेगी। और अगर सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कोई फर्म है या कंपनी है, उसका रेवेन्यू क्या होगा? उसकी सर्विसेज को सेल करने से जो अमाउंट वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू का पता चल गया है कि एक्चुअल में रेवेन्यू क्या है। तो रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रेवेन्यू की हम कैसे पहचान करेंगे, इसके लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले तो ये कि उन्हीं प्रोडक्ट्स की या गुड्स की सेल को हम रेवेन्यू में इंक्लूड करेंगे जो उस करंट ईयर से रिलेटेड होंगी। प्रेजेंट जो करंट ईयर होगा उससे वो रिलेटेड होंगी। यानी कि 31, अगर हमें 2019 और 20 की करनी है तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इस टाइम पीरियड के बीच में जो रेवेन्यू हमने जनरेट की है या जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, उनके रिजल्ट के फॉर्म में जो हमें रिसीव होगा वो हमारा उस ईयर के लिए रेवेन्यू होगा। और इसमें क्या, ये नहीं है कि हमने अगर कैश में उसको रिसीव कर लिया है या कैश में रिसीव नहीं किया है तब हम उसको रेवेन्यू मानेंगे। चाहे हम उसको कैश में रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं, वो क्या है, उसको हम अर्न हुआ, उस रेवेन्यू को हम जनरेट हुआ कब मानेंगे? जब वो एक्टिविटीज़ उस टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म की जाएंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। चाहे उसको हम कैश में रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं, जब हम उन प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब है कि जैसे हमने क्या है, गुड्स की सेल की है, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जिन प्रोडक्ट्स की सेल की है, जिनकी ओनरशिप को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि जब वो हमारे पास थी, हमारे स्टॉक में थी, तो हम उसके ओनर थे, और जब किसी सेकंड पर्सन ने वो हमसे परचेज कर ली हैं तो उसकी ओनरशिप क्या है, उसके पास से चली गई है। लीगली वो उसके लिए पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया है। जब इसी को हम क्या कहते हैं, ओनरशिप की ट्रांसफ़र कहते हैं। और जब जिस अकाउंटिंग पीरियड में ओनरशिप की ट्रांसफ़र होती है, उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम रेवेन्यू को जनरेट हुआ मानते हैं, और उसी से रिलेट जो उसके एक्सपेंसेस होंगे वो हम उसी ईयर में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ हम रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस की हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जान लीजिए, अगर हमने गुड्स की सेल क्या है, देखिए एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि अगर हमने 1 जनवरी को हमने क्या है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, गुड्स ऑन 1 जनवरी, सप्लाईज इन गुड्स ऑन 20 जनवरी, रिसीव द कैश ऑन 1 अप्रैल। अब हमने बात की है कि हम 1 जनवरी को गुड्स की सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने गुड्स की सप्लाई कर दी है 20 जनवरी को, लेकिन उसके जो सेल वैल्यू है वो रिसीव हुई है हमें 1 अप्रैल को। तो इसमें हम रेवेन्यू जनरेट हुआ किस डेट को मानेंगे? उस डेट को मानेंगे जिस डेट में क्या है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। और ओनरशिप कब ट्रांसफ़र हुई है? जब हमने गुड्स को सप्लाई कर दिया है 20 जनवरी को। तो ये है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे उसी के बारे में, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि रेवेन्यू से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमें आपस में मैच करना है। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अगर हमें नेट प्रॉफिट्स की एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा। और इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू this concept, net profit from business operation and all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue। अब देखिए, हमने जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने जितनी भी कॉस्ट
उस पे एक्सपेंस की हैं या जितनी भी कॉस्ट उसके ऊपर हमारी आई है, जितना हमने उसके ऊपर खर्च किया है, वो क्या होगा, हमें उनको उनके साथ मैच करना होगा। जिस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो भी हमें उसी के साथ मैच करने होंगे या उसी अकाउंटिंग ईयर में उनको हमें कैलकुलेट करना होगा या काउंट करना होगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उन एक्सपेंसेस को हमने उसी साल कैश में पेमेंट की है या नहीं की है, रेवेन्यू को हमने उसी साल कैश में रिसीव किया है या नहीं किया है। सिर्फ हमें क्या है, जिस ऑपरेटिंग ईयर से वो रिलेटेड है या जिस अकाउंटिंग ईयर से वो रिलेटेड है, उनके रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस हैं या उसकी जो हमें कॉस्ट आई है रेवेन्यू को जनरेट करने में, वो हमें क्या है, एक दूसरे के साथ उनको मैच करना है। इसके लिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ भाई ये रेवेन्यू जो है वो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। फिर उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हम उसी अकाउंटिंग ईयर में इंक्लूड करेंगे। यही हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अगर हम क्या है कैश बेसिस पर लेकर चलते हैं तो उसमें क्या होगा, जिस टाइम हम रिसीव कर रहे हैं या जिस टाइम हम उसके एक्सपेंसेस की कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो मतलब क्या उसका कुछ अकाउंटिंग जो होगी उसकी वो प्योर नहीं बनेगी। हमें पता नहीं चलेगा कि किस ईयर से रिलेटेड वो इनकम थी और उन एक्सपेंसेस को हमने किसके अगेंस्ट चार्ज कर लिया है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, चाहे हम उनको अगले साल पे करते हैं या फिर एडवांस में पहले ही पे कर देते हैं उन एक्सपेंसेस को, तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस बात से पड़ता है कि जिस अकाउंटिंग ईयर की वो रेवेन्यू है, उसी अकाउंटिंग ईयर उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हमने उसके ऊपर लगाए हैं या जितनी भी अमाउंट हमने उसके ऊपर खर्च की है, वो हमें उसी रेवेन्यू के साथ एप्लीकेबल उसको हमें करना है। तो ये है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे क्या है, हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस का तो अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस के प्रीमियम वगैरह हम क्या पे कर देते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का हमारा अकाउंटिंग ईयर है और हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की है 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक। अब देखिए जो ये हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की है वो इस अकाउंटिंग ईयर में कहाँ तक रिलेटेड है या इसके इस अकाउंटिंग ईयर के खर्चे इस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कहाँ तक है। अब देखिए ये क्या है, 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ईयर हमारा क्या है 2018 की अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 मंथ्स का जो इसमें इंक्लूड है वो पिछले साल से रिलेटेड है। तो यानी कि जिसमें जो इंश्योरेंस का प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, हमारे अकाउंटिंग ईयर जो प्रेजेंट है उसमें सिर्फ वो 9 मंथ का है। तो यहाँ पे हम 9 मंथ का जो होगा हम इस ईयर में लेकर चलेंगे और जो पुराना 3 मंथ्स का होगा वो पुराने साल में जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, पूरा का पूरे साल का ये नहीं है कि अगर हमने 2018 में इसको पे कर दिया तो वो सारा हमारा इसी अकाउंटिंग ईयर में वो लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑब्जेक्टिव मैनर। जो भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हमें ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करना है, यानी कि हमारे जो पर्सनल बायसनेस है या जो पार्शियलिटी है उससे उन ट्रांजैक्शंस को दूर रहना चाहिए, या अपने जो पर्सनल जजमेंट है वो हमें उन एक्टिविटीज़ के ऊपर उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। तभी क्या होगा, वो जो ट्रांजैक्शंस होंगी या वो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे वो फेयर होंगे, ट्रू होंगे। अगर हम अपनी पर्सनल आइडियाज़ उसमें थोप देंगे तो क्या होगा, वो जो हमारे रिजल्ट निकलेंगे ट्रांजैक्शंस के या हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो तैयार करेंगे वो क्या होंगी, प्योर नहीं होंगी। अब अपनी ट्रांजैक्शंस को या अपने रिकॉर्ड्स को, अपने अकाउंट्स को प्योर करने के लिए या बिल्कुल फेयर पोजीशन शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जिस भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं वो वेरीफाइएबल होना चाहिए। वेरीफाइएबल मीन्स उसको प्रूव करने के लिए या उसको ट्रू प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ सपोर्ट होनी चाहिए, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हमने इसको क्या है, इसके पीछे कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है या कोई हमारे पास प्रूफ है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है। अब वो ट्रांजैक्शन सही कैसे होगी, जो हम डॉक्यूमेंट पे वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, वाउचर हो सकता है। देखिए जब भी हम कोई सेल या परचेज करते हैं हमारे पास उस सेल परचेज का कुछ ना कुछ प्रूफ होता है कि हाँ हमने इतनी अमाउंट
कि जो प्रोडक्ट हैं वो सेल या परचेज की हैं। वो क्या हो सकते हैं, जैसे कैश में, अगर हमने कैश में परचेज किया है या सेल किया तो वो कैश मीमो हो सकते हैं, इनवाइसेस हो सकते हैं, सेल करने के बिल हो सकते हैं, पे इन स्लिप हो सकती है, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट वगैरह हो सकता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि हमारे जो अकाउंट है या अकाउंटिंग का जो काम है वो पर्सनल बायसनेस से फ्री हो, और उसको ट्रू प्रूफ करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि हम प्रूफ कर सकें कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अंडर हमने उनको प्रिपेयर किया है। अब देखिए, ये तो थे हमारे कॉन्सेप्ट्स, 3 तो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे, और बाकी के क्या थे हमारे अदर कॉन्सेप्ट है आगे इसमें, ठीक है। अदर कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं, ये 3 फंडामेंटल हैं, बाकी के अदर कॉन्सेप्ट्स हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कन्वेंशंस। अब कॉन्सेप्ट्स में और कन्वेंशंस में डिफरेंट क्या है। कन्वेंशन का क्या मतलब होता है, कन्वेंशन का मतलब होता है रीति रिवाज वगैरह होना, ठीक है। किसी एक जर्नल एग्रीमेंट से या कस्टम को फॉलो करते हुए हम जिन चीज़ों को अडोप्ट कर लेते हैं कि हाँ वो कस्टम बन गया है, एक रिवाज बन गया है कि हाँ हम इसी तरीके से अपने काम को करते आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस दोनों अलग अलग होते हैं। अब उनमें डिफरेंस क्या है, देखिए जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो लीगली अप्रूव्ड हैं, उनको लीगली एक्सेप्टेंस दी गई है, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो एक लंबे टाइम से यूज़ करते करते वो एक ट्रेडिशन बन गया है, एक कस्टम बन गया है, एक जनरल एग्रीमेंट हो गया है कि हाँ भाई इस बिजनेस में ये काम इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो कॉन्सेप्ट्स है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम यूज होते हैं, ठीक है। जब हम क्या है ट्रांजैक्शंस को स्टार्टिंग में ही यूज करते हैं तो वहां पे किनके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। और जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तब हम किन को यूज करते हैं, तब हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज करते हैं। किसी एक बिजनेस में जैसा कस्टम होगा, जैसे उनकी कन्वेंशंस होंगी, उसके अंडर ही वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब सिग्निफिकेंस, अब इंपॉर्टेंस क्या है उनकी, क्या क्यों वो सिग्निफिकेंट है। अब देखिए जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम हम उनको यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पर्सनल। देयर इज अ नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट एंड इंडिविजुअल बायस इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये तो क्या है लीगली अप्रूव्ड हैं, लीगली इनको एक्सेप्टेंस मिली हुई है, तो इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं आ सकती। जो लीगली रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनको क्या है कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन इसमें कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है कि लीगली रिक्वायरमेंट है कि हमने इसी तरीके से या इन्हीं कस्टम्स को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। इसमें हम कुछ चेंजेस ला भी सकते हैं। यूनिफॉर्म अडॉप्शन, देयर इज यूनिफॉर्म अडॉप्शन फॉर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट एंटरप्राइज, यानी कि बहुत सारी एंटरप्राइजेज जो हैं वो सभी, मोस्टली सभी वो क्या करती हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी एक जैसे ही हों, अलग अलग बिजनेस हाउसेज अपने अलग अलग तरीक़ों से अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। अब जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो मेनली 3 तरह की हैं। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रेड्यूंस। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर वर्ड से क्या पता चलता है कि हमने उसको फुली डिस्क्लोज करना है, एकदम पूरी तरह से खोल के उसको सबके सामने प्रेजेंट करना है। तो चलिए देखिए, दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि जो ट्रांजैक्शंस या जो आइटम्स या जो भी हमारी डीलिंग पैसों से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, किसी भी एंटरप्राइज में हो, वो पूरी तरह से अकाउंट्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। उनमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए या उनको छुपाना नहीं चाहिए। उनको कंप्लीटली हमें सबके सामने डिस्क्लोज करना है। सबके सामने डिस्क्लोज कब होंगे, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स से ही क्या है सभी पार्टीज को इन्फॉर्मेशन मिलती है। और दूसरे वर्ड्स में हम इसको क्या कह सकते हैं, देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर
डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट। मटेरियल इंटरेस्ट मीन्स जो पैसों से रिलेटेड होता है टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो भी पर्सन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले हैं या जिनका वहाँ पे मटेरियल इंटरेस्ट है। मटेरियल इंटरेस्ट मीन्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट या पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट। अब वो पार्टीज कौन कौन सी हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे प्रोप्राइटर हो गए, ठीक है, प्रेजेंट या फिर पोटेंशियल क्रेडिटर हो गए जिनके साथ फ्यूचर में या प्रेजेंटली हम क्या है डीलिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं या वो हमसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स हो गए, अदर हो गए, मतलब सभी अदर पार्टीज आ गई इसमें, ठीक है। सो द प्रिंसिपल इज सो इंपॉर्टेंट द कंपनीज एक्ट मेक एम्पल प्रोविजन फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी की और दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका क्या है प्रोविजन रखे गए हैं कि हमने इनको क्या है फुली डिस्क्लोज करना है, सब कुछ हमें खोल के बताना है। द परफॉर्मा एंड द कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। अब जब हम कंपनी अकाउंट का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे आप देखोगे कि वहां पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का एक क्या है स्पेशल परफॉर्मा उन्होंने फिक्स कर रखा है कि उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको प्रिपेयर करना है और सभी ट्रांजैक्शंस और सभी आइटम्स सभी फैक्ट हमने वहां पे प्रेजेंट करने हैं जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है। अगर उसमें भी हम सारी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, सभी इंफॉर्मेशंस को हम वहाँ नहीं दिखा पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना है बैलेंस शीट से बाहर हमें क्या है नोट्स बनाकर दिखाना है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाते उनको हम बैलेंस शीट के बाहर क्या है फुट नोट के जरिए हम बताते हैं। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, देखिए लायबिलिटीज को, असेट्स को और कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं हम हमारी बैलेंस शीट में। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से हमें पता नहीं होती हैं और बाद में वो हमारे सामने आती हैं, तब हम उनको क्या है फुट नोट के थ्रू वहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे होगी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब है कि वो पहले हमारी लायबिलिटी नहीं थी लेकिन बाई चांस कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से वो क्या है हमारी लायबिलिटी बन गई है। अगर हम पहले से ही उसको बिना श्योर हुए उसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं तो वो क्या होगा मिसलीडिंग हो जाएगा। तो इसलिए क्या है अगर बाद में वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है तो उसको हम क्या है फुटनोट में दिखा सकते हैं। ऐसे जो स्टॉक को वैल्यूएशन करने का मेथड है या डेप्रिसिएशन को हमें कैसे लगाना है या हमने अपने डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कैसे प्रोविजन बनाना है, किस मेथड से बनाना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें क्या है अपने बैलेंस शीट के बाहर उसको शो करना है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी, इन्वेस्टमेंट वैसे तो हम उस वैल्यू पे दिखाते हैं जो एक्चुअल में होती है, ठीक है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है वो भी हमें बतानी होती है, तो उसको बैलेंस शीट में ना दिखाकर बैलेंस शीट के बाहर हम। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या है, ये कन्वेंशन ऑफ फुली डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है या इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे फुली डिस्क्लोजर में हम कहते हैं कि भाई एक एक आइटम को पूरी तरह से हमें डिस्क्लोज करके अपने अकाउंट्स में प्रेजेंट करना है, लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी हमें क्या कहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनसिग्निफिकेंट है या कुछ खास उसका इफेक्ट नहीं है या फिर वो इररिलेवेंट है तो उसको हम वहाँ पे छोड़ सकते हैं या उसको किसी और दूसरी आइटम में भी उसको मर्ज कर सकते हैं अगर वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक की वैल्यू क्या है मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है, तो स्टॉक की वैल्यू को अगर हम 200-400 रुपये या 500 रुपये कम ज़्यादा पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, कम पे रिकॉर्ड कर लेते हैं या ज़्यादा पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखिए अगर हम कैश को लेकर चलते हैं, कैश की केस में क्या होगा कि देखिए कैश की तो वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 100 रुपीज़ है तो उनकी वैल्यू 100 ही रहेगी, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो उसमें हम क्या है इंफॉर्मेशन को मिस नहीं कर सकते, किसी भी आइटम को मिस नहीं कर सकते। उससे क्या हो जाएंगे हमारे अकाउंट्स की जो डिस्क्लोजर हो जाएगी वो खराब हो जाएगी या वो सही उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी यही है कि जो चीज़ रिलीवेंट है उनको हमें पूरी तरह से रिकॉर्ड करना है, जो इररिलेवेंट है उसको हम छोड़ सकते हैं या किसी दूसरे हेड में भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमारा कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन हमें क्या बताता है, देखिए इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं उनके लिए तो हमें पहले से ही एडजस्टमेंट करनी है या उनको हमें पहले से रिकॉर्ड करना है या उनके लिए हमें प्रोविज़न बनाना है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और उसके लिए हम कोई स्पेशल प्रोविज़न भी नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखिए लॉसेस के होने से या एक्सपेंसेस के होने से तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा सकती है, डगमगा सकती है। तो उसके लिए तो हमें पहले से ही तैयार रहना है कि फ्यूचर में हमने किसी लायबिलिटी
लायबिलिटी को पे करना है, या फ्यूचर में हमें कोई लॉस उठाना पड़ सकता है कि उस लॉस के हो जाने से हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे बैड इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए एडजस्टमेंट करनी है और पहले से ही कुछ न कुछ अल्टरनेटिव उसके लिए हमें तैयार रखना है। लेकिन अगर उसी तरह से हमें लगता है, सपोज करो कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है हमारे अगेंस्ट, हमें 50-50 चांसेस हैं कि उसको हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। अब जीत जाएंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी उसको लेकर। अगर हम ये मानकर चलें कि हम उसको हार भी सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उस नुकसान को अगर वो एकदम से हमारे सामने आ जाएगा तो क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को वो खराब कर देगा। तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। तो इसी तरह की जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं या इस तरह की हम कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आज हमने कंप्लीट कर लिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को पढ़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप अच्छे से करना इसको, क्योंकि आगे आने वाले जो प्रैक्टिकल के टॉपिक्स होंगे उनमें ये सारी कन्वेंशंस और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ होने वाले हैं। जब हम अकाउंट्स को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, तो हमें ये बहुत यूज़फुल होंगी। सो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. Keep watching my videos, keep learning with me, and subscribe my channel and put your thumbs on the like button. Thank you so much.